हेलो गुड मॉर्निंग। तो चलिए बायोलॉजी के इस नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हम यानी कि जितना भी पॉइंट लिखा है तो ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ पॉइंट्स आपका यानी कि डायरेक्ट टच करेगा, यानी कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कुछ कुछ पॉइंट जो है वो आपका यानी कि उसके अंदर घुस के पढ़ना होगा, उसके बाद वो टच करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, दो तरह का पॉइंट है, कुछ डायरेक्ट टच करने वाला, कुछ थोड़ा सा अंदर घुस के यानी कि उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उसका भी क्वेश्चन टच करेगा। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको कहीं कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है यानी कि पहला पॉइंट जो है वो है जांघ की हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक तरह से विविध का भी क्वेश्चन है और बायोलॉजी का तो है ही। तो ध्यान दीजिएगा, शरीर की मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है? तो वो है जांघ की हड्डी, जिसको क्या कहते हैं? फीमर। जांघ की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो ध्यान में रखना है, जांघ की जो हड्डी होती है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फिर है कान की हड्डी। क्या? स्टेप्स। कान की हड्डी स्टेप्स शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या? शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? तो कान की होती है और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ध्यान में रखना है, जांघ की सबसे बड़ी यानी कि जांघ की हड्डी होती है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, और कान की जो हड्डी होती है शरीर के सबसे छोटी हड्डी। तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर पूछा जाता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी ही, तो दोनों हम लाए। ध्यान में रखना, सबसे बड़ी जांघ की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। कभी पूछ सकता है मांस। ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव के लिए कोई भी चीज यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट आप किस श्रेणी से अलग नहीं कर सकते, यानी कि सारा चीज आपका इंपॉर्टेंट है, कुछ भी चीज पूछ सकता। तो ध्यान में रखना है, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। तो ध्यान में रखना, ये सब चीज को कुछ भी आ सकता है, यानी कि मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिंगामेंट्स। क्या है? लिंगामेंटस कहते हैं, यानी कि मांस अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिंगामेंट्स कहते हैं। उसके बाद यानी कि हम बात करेंगे नमनीय वाइज दिया गया ए नमनीय और बी। यहाँ नमनीय क्या है? ए और बी, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि और अंतस्रावी ग्रंथि। तो दोनों चीजों पर हम बात करेंगे। तो आइए पहला बात करते हैं ए नंबर की, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि की। तो बहिस्रावी ग्रंथि क्या है? ध्यान दीजिएगा, यह नालिका युक्त होती है। क्या होती है? सबसे पहली बात, यह नालिका युक्त होती है। इसमें एंजाइम का स्राव होता है, जैसे दुग्ध, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि एक्सेट्रा, यानी कि एटीसी। चाहे बहिस्रावी ग्रंथि क्या है? सबसे पहली बात, यह नालिका युक्त होती है, पहला हो गया। उसमें है यानी कि इसमें एंजाइम का स्राव होता है, जैसे कौन सा? तो दुग्ध, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि एक्सेट्रा, यानी कि ये आपका क्या हुआ? बहिस्रावी ग्रंथि। अब बात करेंगे नंबरिंग बी की, यानी कि अंतस्रावी ग्रंथि की। क्या अंतस्रावी ग्रंथि क्या है? यह नालिका वाहिनी नालिका विहीन, यह नालिका विहीन ग्रंथि होती है। पहला चीज में ध्यान दीजिएगा, यह नालिका विहीन ग्रंथि होती है, यह नालिका युक्त होती है। तो ध्यान में रखना है सबसे पहली बात, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि में नालिका होती है और अंतस्रावी ग्रंथि में नालिका नहीं होती है। नालिका विहीन का मतलब क्या हुआ? कि नालिका नहीं होती है, यह नालिका नहीं ग्रंथि होती है, यानी कि नालिका विहीन ग्रंथि इसको कह सकते हैं। इसमें नालिका नहीं होती है, ध्यान में रखना। इसमें नालिका युक्त यानी कि नालिका होती है। तो दोनों जस्ट अपोजिट है। बहिस्रावी क्या था? कि नालिका युक्त होती है, इसमें एंजाइम का स्राव होता है। इसमें क्या है? अंतस्रावी ग्रंथि में यह नालिका विहीन ग्रंथि होती है, इसमें हार्मोन का स्राव होता है। कभी कभी पूछ सकता है कि बहिस्रावी ग्रंथि में यानी कि एंजाइम का स्राव होता है या फिर हार्मोन का स्राव होता है। तो बहिस्रावी ग्रंथि में एंजाइम का स्राव होता है और अंतस्रावी ग्रंथि में हार्मोन का स्राव होता है। जैसे एग्जांपल क्या है? पीयूष ग्रंथि, जो कि बहुत फेमस, इस पर हम बात करेंगे अभी तुरंत। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे में पहला चीज क्या लिया गया? पीयूष ग्रंथि। तो इस पर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे अभी जस्ट तुरंत। फिर आगे बढ़ते हैं आउटू ग्रंथि, परा आउटू ग्रंथि, एटीसी। तो अभी दो चीजों पर बात की हम, कौन कौन सा? बहिस्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि। इसमें नालिका युक्त होती है, इसमें नालिका विहीन होती है, इसमें एंजाइम का स्राव होता है, इसमें हार्मोन का स्राव होता है।
तो ध्यान में रखना, अभी तुरंत हम पीयूष ग्रंथि पर बात करेंगे। इस पर भी क्वेश्चन बनता है और बहुत बार पूछा गया है। तो ये बात करते हैं, अभी तुरंत हम जस्ट अभी बोले कि जस्ट बात करेंगे तो आया ये पीयूष ग्रंथि, यानी कि अभी तुरंत हम क्या बोले कि इस पर बात करेंगे तो ये तुरंत आ भी गया, यानी कि पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे अब हम। तो यह कपाल की क्या है, स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। क्या है, यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी, ध्यान दीजिएगा, यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसके सेल को टर्सिका कहते हैं, यानी कि किसके सेल को, तो इसके सेल को क्या कहते हैं, टर्सिका कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का ये पहला पॉइंट था। इससे क्योंकि ज्यादातर इससे क्वेश्चन पूछा था, बहुत बार पूछा गया भी है, तो ध्यान दीजिएगा। पीयूष ग्रंथि की हम बात किए तो इसमें क्या होता है, यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित रहती है, होती है। इसके सेल को क्या कहते हैं, टर्सिका कहते हैं। इसके सेल को क्या कहते हैं, टर्सिका कहते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यानी कि पीयूष ग्रंथि का ही पॉइंट चल रहा, तो आता है दूसरा पॉइंट, यानी कि इसका भार लगभग कितना होता है, तो 0.6 ग्राम होता है। क्या है, इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट आपका, यानी कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह है पीयूष ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये शायद पूछा गया भी है और पूछ भी सकता है। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो वह है पीयूष ग्रंथि, यानी कि हम पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं या कहते भी हैं। तो ध्यान में रखना, इसका भार 0.6 ग्राम और इसका अन्य नाम भी कह सकते हैं, तो वो है मास्टर ग्रंथि। उसके बाद यानी कि पीयूष ग्रंथि में ही हम चल रहे हैं। अभी चले हम अंतस्रावी ग्रंथि की बात की, उसके अंदर घुस गए, यानी कि पीयूष ग्रंथि की। अब पीयूष ग्रंथि के अंदर बात करेंगे हम ये हार्मोन सबकी। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी नंबरिंग दिया गया ABCD, डी की बात की और आगे चलेगा, फिर मिलेंगे, यानी कि फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम बात इस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पीयूष ग्रंथि में हम जा रहे हैं अभी, यानी कि पहला नंबरिंग A, पीयूष ग्रंथि का कौन सा, तो STH हार्मोन। क्या है, STH हार्मोन। तो यह शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। क्या है, STH हार्मोन का कार्य क्या है, यह शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। STH की अधिकता से भी क्या है, भीमकायत्व, क्या भीमकायत्व विकार उत्पन्न होती है, जिससे मनुष्य की लंबाई सामान्य से अधिक बढ़ जाती है। क्या है, सामान्य लंबाई से उसकी लंबाई क्या होती है, अधिक बढ़ जाती है। किस हार्मोन के कारण, तो STH हार्मोन के कारण। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत आता है, ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिएगा, पीयूष ग्रंथि की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, यानी कि पीयूष ग्रंथि के अंदर ही ये सब सारे हार्मोन आते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्या था, STH की बात, इसमें क्या होगा, यह शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। STH की अधिकता से क्या होती है, भीमकायत्व विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से अधिक बढ़ जाती है। क्या होती है, सामान्य लंबाई से अधिक बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी हार्मोन में, यानी कि पीयूष ग्रंथि का ही STH हार्मोन की ही। तो STH हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है। अभी क्या बोले कि STH हार्मोन की वृद्धि के कारण क्या होती है, सामान्य लंबाई से अधिक हो जाती है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो सामान्यतः कह सकते हैं कि बौनापन ये होगा ही, यानी कि आदमी नाटा हो जाएगा। किस ग्रंथि के कारण, तो STH ग्रंथि के कारण, STH हार्मोन के कारण। STH हार्मोन के कारण भी, कमी के कारण भी मनुष्य में बौनापन आता है, यानी कि छोटापन आता कह सकते हैं। तो ध्यान में रखना है, ये भी कभी पूछ सकता है कि इसके कारण क्या होता है, तो बौनापन होता है। तो ध्यान रखना, STH ग्रंथि, यानी हम पीयूष ग्रंथि की बात कर रहे हैं। आते हैं B नंबर में बात करें पीयूष ग्रंथि के ही अंतर्गत कौन सा हार्मोन है, तो TSH। क्या है, TSH हार्मोन, यानी कि इस पर बात करेंगे तो TSH हार्मोन है क्या, पहला चीज है क्या, यानी कि यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन साबित करने के लिए प्रेरित करता है। ये आपका TSH हार्मोन। तो यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन साबित करने के लिए प्रेरित करता है। क्या है, यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन साबित करने के लिए प्रेरित करता है। आते हैं C नंबर की बात करते हैं। क्या है, C नंबर, यानी कि ACTH हार्मोन। ये भी आपका यानी कि पीयूष ग्रंथि के ही अंतर्गत आता है, यानी कि ACTH हार्मोन। क्या है, एड्रिनल
कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। सी नंबर समाप्त होने आते हैं डी नंबर की, जीटीएच हार्मोन। क्या है? जीटीएच हार्मोन यह जनन अंगों के कार्य का नियंत्रण करता है। यही डी यानी कि जीटीएच हार्मोन की चर्चा कर रहे हैं। इसमें दो पार्ट है आपका, यानी कि डी जीटीएच हार्मोन यानी कि डी का ही ये पार्ट चल रहा है, डी नंबरिंग का ही पार्ट चल रहा है। ये दो भाग में बटा है। डी यानी कि जीटीएच हार्मोन दो भाग में बटा है। पहला ये एफएसएचएच और दूसरा बात करने में तुरंत हम, पहला है और दूसरा है एलएच। पहला है एफएसएच हार्मोन यानी कि डी के ही अंदर बात कर रहे हैं। जीटीएच हार्मोन के अंदर पहला क्या है? एफएसएच और दूसरा है कल बात करेंगे वो है एलएच हार्मोन। क्या है? एलएच। इस पर हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि अगला क्लास में बात करेंगे। तो अभी जो है डी का एक पर बात कर लेते हैं, यानी कि एफएसएच हार्मोन की। तो यह वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। ये आपका हो गया। उसके बाद यानी कि डी का दूसरा नंबर है एलएच, जो बचा एलएच हार्मोन। इस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर आपको यानी कि इसका फुल फॉर्म यानी कि चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि एसटीएच हार्मोन का क्या होता है फुल फॉर्म, एसटीएच हार्मोन का फुल फॉर्म, टीएसएच हार्मोन का फुल फॉर्म। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर मैं इसको यानी कि इसका फुल फॉर्म नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।